हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में आपका CUET का जो पेपर है, खासकर हिस्ट्री का, और ये आपका जो लोग एग्ज़ाम के लिए अपेयर करने वाले हैं, इस बार आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो अपेयर करने वाले हैं उनके लिए है। एंड इवन अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो और या उसके लिए अपेयर करोगे तो इस क्वेश्चन से आपको फेयर इनफ आइडिया लग जाएगा कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। वैसे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं आपको एक किस तरह का आपका एग्ज़ाम को किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, या फिर आपको किस सब्जेक्ट पे, अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो तीनों सेक्शन में से कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पूरे वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो हैव पेशेंस, और 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे हमारा टेम्परामेंट कैसे रहना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आपको अराउंड 20 से लेकर 25 क्वेश्चन ईजी होते हैं जिसको आप वहाँ पे आराम से बना सकते हो, बट क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो ईजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और जो कुछ डिटेल है वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर खासकर देखा जाए आपको CUET का एग्ज़ाम जो होता है, तो एक तो हमारे अंदर मिथ होता है कि तीनों सेक्शन से शायद आपको सेम प्रोपोर्शन में आपको क्वेश्चन लिया जाता है, एंशिएंट से उतना ही लिया जाता है, मिडिवल से या मॉडर्न से, बट ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा अभी तक। अगर देखा जाए तो एंशिएंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, और एंशिएंट में भी अगर खासकर देखा जाए तो उसमें आपको कुछ डिटेल क्वेश्चन होता है। अगर आपने बारीकी से चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि अब बहुत कुछ आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको मार्क कर लेना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। एंड जितने भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 3 साल का है, 2 साल का, 1 साल का, जितना भी क्वेश्चन पेपर है आपके पास, उसको रिवाइज करो, उसको एज ए मॉक टेस्ट बना सकते हो आप। एंड जैसे एंशिएंट वाला है तो एंशिएंट में आप कुछ सेलेक्टेड चैप्टर अगर देखा जाए तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो साइट वगैरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, तो उसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करना। वैदिक वाला में अगर देखा जाए तो टर्म्स पूछा जाता है, कुछ वर्ड पूछा जा सकता है, या फिर आपको सोशल कंडीशन, आपको इकोनॉमिक कंडीशन पूछा जा सकता है। इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इवन आपको जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल, कौन से मंडल में क्या दिया हुआ है, इतना डिटेल आपको नहीं याद होगा, मुझे पता है टाइम बहुत कम है, बट अगर थोड़ा रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट बना लोगे तो चीज़ें हो सकती है। मौर्यन एम्पायर में आपका एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे, प्रशासनिक सेवा से बहुत सारे सवाल आने के चांसेस होते हैं। गुप्ता वाला जो है आपका उसमें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बुक एंड ऑथर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जो मेघदूतम है किसने लिखा था, या फिर आपको पतंजलि का जो बुक है वो आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको पाणिनि का जो बुक है अष्टाध्याय, उसके बारे में पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे सेलेक्टेड बुक है जो कि आपको बुक एंड ऑथर से आता है। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको हिस्टोरियोग्राफी आता है, और खासकर यूरोपियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन जो आपको रीडिंग में दिया होगा, सिलेबस में बहुत सारे आपके रीडिंग्स दिए होते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अगर आप 12th लेवल पे हो तो आप उसमें भी क्या करोगे, कुछ यूरोपियन जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके बुक, कुछ फेमस बुक होते हैं जो याद करके आप जा सकते हो। सो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया बता दिया। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उससे और ज़्यादा सही से पता लगेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में है, तो आराम से पेशेंस के साथ आप देख सकते हो। और पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक चीज़ और याद रखना कि आपको नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पे, कुछ क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अगर आपको अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ पे बन जाता है तो रिस्क लेना अवॉइड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉन मोनार्कियल महाजनपद। अब महाजनपद से अगर क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखो इसमें ना 2-3 तरह के आपको महाजनपद से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो इसका कैपिटल पूछा जा सकता है, कोई महाजनपद है, 16 के 16 महाजनपद है, उसमें सारे कैपिटल आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा मैप पे आपको लोकेट करना आना चाहिए कहाँ पे है, अगर वो चीज़ें याद है तो आप क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हो। इसके अलावा कुछ उसके फीचर्स थे, अगर आप NCERT पढ़ोगे या फिर इवन अगर आप जो है उपेंद्र मैम की बुक पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि चीज़ें वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अगर वो बुक लगता है तो आप शॉर्ट नोट आपको मिल जाता है, उसको भी आप देख सकते हो। सो महाजनपद का जो क्वेश्चन अगर देखो तो ऑप्शन को भी थोड़ा समझते चलना। यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉन मोनार्कियल महाजनपद। अब हिंदी में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा आपको गैर राजतांत्रिक महाजनपद था। तो गैर राजतांत्रिक नॉन मोनार्कल पूछा जा रहा है। तो अवंती अगर पूछा जाए आपको उज्जैन वाला पार्ट है। वत्स जो है वो भी आपको मोनार्कियल फॉर्म है। कोसाला जो है यहाँ पे भी मोनार्कियल फॉर्म, अगर प्रश्नजीत के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कोसाला भी था। अवंती में भी आपको जो है वो मोनार्कियल फॉर्म ही था। नॉन मोनार्कियल पूछा गया तो इसका जो होगा आंसर होगा वो भज्जी होगा। बट इस बार आपको ऐसा इस बार तो नहीं, लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है तो ऐसा पूछा गया था। मे बी अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो भज्जी के अलावा 2
2-3 और आपको महाजनपद है जिसको नॉन मोनार्कियल बोला जाता है, जहाँ पे आपको गैर राजतांत्रिक था, मतलब वहाँ पे रिपब्लिक था आपको, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है उसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना, मल्ला, कुरु और कंबोज। ये भी 4 आपको याद रखना है, वजी तो याद रखना ही है। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका एक भी वहाँ पे गलती नहीं होगा, क्योंकि हमारा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम बस क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर मिल जाता है, फिर हम वहाँ पे चीज़ों को खत्म कर देते हैं, बाकी उसको एनालाइज नहीं करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको याद पता चल गया कि नॉन मोनार्कियल में इसके अलावा, वज्जी के अलावा, जो कि आपको वैशाली प्रेजेंट डे बोला जाता है बिहार में है, इसके अलावा कौन कौन सा हो सकता है, तो मल्ला, कुरु और कंबोज। अब इसको आप मैप पे लोकेट करके देख लेना कहाँ पे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन समुद्रगुप्त बैटल एक्स जो है आपको टाइप कॉइन्स द किंग डिस्क्राइब्ड वेल्डिंग एक्स ऑफ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें उनके जो समुद्रगुप्त का जो बैटल एक्स था, जो युद्ध के लिए या कॉइन जो था उनका, उस पर किस चीज़ को चिन्हित किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे कृतांग यम, ठीक है, यम है जो उनकी देवता माने जाते हैं, उनको चिन्हित किया गया है। अब देखो कितना डिटेल करके क्वेश्चन पूछा गया। अगर देखा जाए तो आपको सोर्सेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने स्रोत पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आप पक्का आपने स्रोत पढ़ा होगा, जहाँ पे कॉइन्स भी आपने पढ़ा होंगे, किसके टाइम पे कौन सा कॉइन आया था, किसने अपने कौन सा जो है वो मुद्रा जो जारी किया था, उस पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई थी। तो देखो ये आपका ऐसा नहीं कि कुछ अलग जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट यही है कि थोड़ा डिटेल में जाके पूछा जा रहा है। तो ये एनसीईआरटी वाले बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको उपेंद्र मैम के बुक में ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पे ही आपको अश्वमेध यज्ञ का भी आपको एक जो है वो सिंबल मिलता है। और जो है इसके अलावा देखा जाए तो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपका प्रयाग जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, उसको किसने लिखवाया था, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगीर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो अब देखो अगेन ये पूरा अगर देखा जाए तो आपको मगध वाले जो आपका पोर्शन है या महाजनपद वाले, वहीं से 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं। तो एंशिएंट में अगर देखा जाए तो आपको वो पूरा एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच ईजी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मगध का जो पुराना एम्पायर था उसको राजगीर बोला जाता था। राजगीर का जो पुराना नाम था उसको ही ग्रीवराज भी बोला जाता था। बट इससे एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज हो सकता है, एक तो राजगीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट डे तो आपको बिहार में। इसके अलावा पाटलिपुत्र जो है वो मगध का कैपिटल बना हुआ था, और ये किसके टाइम पे बना हुआ था, उदयन के टाइम पे बना हुआ था, जो कि सन ऑफ अजातशत्रु माने जाते हैं। तो इसमें थोड़ा डिटेल जाके आप बाकी जो कैपिटल यहाँ पे कुशीनगर लिखा हुआ है, अंगा लिखा हुआ है, ये आपको महाजनपद के अंदर आता है। इन सारी चीज़ों का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी है, इसको हिंदी में भी आप देख सकते हो। मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में से थी, ठीक है। इसको क्या ना कौन से नाम से जाना जाता, तो ग्रीव राज से नाम से जाना जाता था। अब देखो यहाँ पे कुछ रिपीटेड टॉपिक है जिसको आप ध्यान से सुन सकते हो या समझ सकते हो। बुक एंड ऑथर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब आपको कुछ बुक, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। पहले भी जो आपका एंट्रेंस होता था उसमें भी आपको ये सवाल आते थे सीयूईटी से पहले। जैसे कि ये देखा जाए ये क्वेश्चन, तो इसमें इसको आप रट के जाना, क्योंकि बहुत कुछ सेलेक्टेड, अगर मान लो एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। जैसे आरसी मजुमदार है और जेम्स मिल का बुक आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अगर ये 2 बुक याद कर लेते हो तो हो सकता है एलिमिनेशन से आप वहाँ पे आंसर पे पहुँच जाओ। जैसे केपी जायसवाल है, ये इन्होंने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है आपका द हिंदू पॉलिटी। और जो आरसी मजुमदार है उन्होंने बुक लिखा हिंदू कॉलोनीज इन द ईस्ट। और जो आपको जेम्स मिल है, इनका बुक तो आपको बहुत बार आपने सुना होगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल का बुक याद रखना है आपको। ए.एल. बर्सन जो है आपको, और ये आर्ट एंड कल्चर पे इनका द वंडर दैट वाज इंडिया, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इसमें आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर इंडिया का जो है उसको बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया। इवन जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं इसको ये उस बुक को बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं। सो ये चारों बुक एंड जो ऑथर हैं आपको राइटर हैं उनका नाम याद रखना, उनका जो पुस्तक है किताब है वो याद रखना, कि मे भी हो सकता है इस बार भी आपको इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपको 1 लाइन क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल बोरदुर इज लोकेटेड इन। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन बट ये बुद्धिज्म से पूछा गया, टेम्पल से पूछा गया। तो अगेन ये सोर्सेज का ही क्वेश्चन, आपका स्रोत वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में जाके पूछा गया। तो ये कहाँ पे आपको जावा में है। अब ये सवाल आपको पूछ दिया गया तो हो सकता है क्वेश्चन ना रिपीट हो, इसके जगह पे हो सकता है आपको पूछ दिया जाएगा टेम्पल जो है वो कौन सा डायनेस्टी ने बनाया था। तो ये शैलेंद्र डायनेस्टी है, जो कि आपको 888 से लेकर 9th सेंचुरी एडी के आसपास है। और ये पूरा लोकेशन अगर पूछा जाए तो कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। बुरुवुदुर का महान बौद्ध मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, जावा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द अलवार्स एंड नायनार। अब यहाँ पे अगर नॉट आप नहीं देखोगे तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक है कि गलती हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे अपना जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं देखते हैं और फिर वहाँ पे गलती हो जाती है। अब ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, अलवार्स एंड नायनार्स आपने पढ़ा होगा, और इसको अगर एसोसिएट करोगे, नहीं भी पता है तो यहाँ पे देखते जाओ। यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेल सेंट्स वेयर मैरिड, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है ना उसको रहने देते हैं, बाकी ऑप्शन देख के सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन देयर आर 12 अलवार्स, तो 12 इसमें उनके बारे में बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देयर वर 63 नायनार, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द मेल सेंट्स वेयर, मोस्ट बोला गया, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि ऑल ऑफ द सेंट, अगर ऑल ऑफ द रहता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। मोस्ट बोला गया तो ये सही है। द मेल सेंट्स डिड नॉट लिव देयर लाइफ्स एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये हो ही नहीं सकता ना, आप समाज में रह के उसका सोसाइटी का हिस्सा कैसे नहीं बनोगे। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ फैक्चुअल चीज़ है जिसको कि आपका गलती हो सकता है, बट यहाँ पे अगर अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हो तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। हिंदी में भी है क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नैरेटिव टेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर आर कॉल्ड। तो जो नैरेटिव टेक्स्ट होता था संगम लिटरेचर का, संगम लिटरेचर से ना आपको बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये नैरेटिव टेक्स्ट जो संगम लिटरेचर था उसको क्या बोला जाता, इसको मेल कन्नू बोला जाता था। यहाँ पे तोल्कापियम जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये भी बुक आपको पहले पूछा जा चुका है। तो तोल्कापियम आपका क्या है, ग्रामर है, ठीक है। 2 एपिक है जो कि आपको संगम लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको पूछा गया, मे भी हो सकता है रिपीट करके पूछ दिया जाए। शिल्पाधिकारम जो कि आपको अधिकल ने लिखा हुआ है। मणि मेकलाई जो आपको सितलाई सतनाड ने लिखा है। तो ये दोनों बुक आपको याद रखना, दोनों बुक के ऑथर पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाता है आपको। अगेन हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन बुक एंड ऑथर से। तो बुक एंड ऑथर या तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला बुक एंड ऑथर आ सकता है, या फिर हम एंशिएंट वाला, इवन मीडिएवल भी पूछा जाता है। तो बुक एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन देखा जाए तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको आराम से देखने के लिए मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपका बन सकता है। मेघदूतम आपने बार बार सुना होगा, और मेघदूतम जो है वो किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का जब भी 3 आता है तो आप ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 दोनों को एलिमिनेट कर दोगे, तो आपके पास 2 और 3 ऑप्शन बचता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। फिर आपका जो ए है, ठीक है, मृज कटिकम, ये बुक किसने लिखा हुआ है, तो ये शूद्रक ने लिखा हुआ है। और जो आपका स्वप्न वासव दत्तम है, इस बुक को किसने लिखा है, तो भास ने लिखा है। अब ये स्वप्न भाषा दत्तम है, यहाँ पे भाषा लिखा हुआ है, तो भास से आपको याद रखना है कि ये पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है। और जो आपका विक्रम चंद्र देवी चरितम है, इसको किसने लिखा है, तो बिल्हन ने लिखा है। अब इवन जो आपको शूद्रक है, भास है, कालिदास है, बिल्हन है, इनका में भी क्रोनोलॉजी पूछ दिया जाए कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो इसको थोड़ा आप डिटेल में जाके थोड़ा सा आप इसको थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हो। अगर आप पीजी के लिए दोगे तो, यूजी वाले के लिए तो डायरेक्टली इस तरह का ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, थोड़ा ईजी करके पूछा जाता है उनको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो ये आप देखो, क्रोनोलॉजी से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एकदम क्रम अनुसार जो है चीज़ों को क्या करना है, लगाना है, और उसी से उसको आंसर निकालना है। अब यहाँ पे अगर हिस्ट्री में आपने चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ा है, अब देखो थोड़ा ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लेवल का है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे आप इसको ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो ऐसे स्किप कर सकते हो, यहाँ पे आप चांस नहीं ले सकते हो। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो थोड़ा यहाँ पे भी शायद हो सकता है कॉमन सेंस का यूज़ हो जाए। तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है आपको इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखोगे तो गुप्ता लॉस्ट बिहार एंड यूपी। अब लॉस्ट वाली बात है गुप्ता, क्योंकि बिहार का गुप्ता का अगर देखा जाए तो इनका गढ़ माना जाता था, कौन सा 2 एरिया, उत्तर प्रदेश और बिहार माना जाता था। लॉस्ट कब होगा, जब इनका डिक्लाइन होगा, जब इनका पतन होगा, तभी ये चीज़ों को लॉस कर सकते हैं। तो लॉस तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर बी देखो, एंड ऑफ स्कंदगुप्त रेन, इसको भी बाद में देखते हैं। द गुप्ता एरा स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, आपको क्रम अनुसार चीज़ों को लगाना है। तो सबसे पहले जो आएगा उसको पहले में लिखोगे, जो सबसे बाद में आएगा उसको बाद में लिखोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो गुप्ता एरा स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त 1, तो सबसे पहले तो ये होगा ना, किसी डायनेस्टी का स्टार्टिंग होगा। तो सी आपका अगर देखो पहले में कौन से में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में सी सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन भी मैंने लिख दिया है, इसको आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, बट कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते थे अगर थोड़ा वहाँ पे पेशेंस रखोगे तो। हिंदी में भी है, हिंदी में भी देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स रिलेटेड टू जैनिज्म एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन यहाँ पे अगर आपने
क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, अगेन ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हो। अब ये स्टेटमेंट देख के बच्चे डर जाते हो, क्या करते हो वो इसमें आपको गेस लगा देते हैं, ऐसे लगता है कि टिक लगा दिया किसी को और सही हुआ तो गलत हुआ, जो भी हुआ। बट यहाँ पे आपको नहीं करना है। जितना लंबा क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको आंसर बहुत ईजिली निकलता है। ये क्वेश्चन आपको लेंदी इसलिए दिया जाता है ताकि आप डर के क्वेश्चन को गलती कर दो या फिर आप उसको स्किप कर दो, बट आपको नहीं करना, आपको क्वेश्चन वर्ड बाई वर्ड पढ़ना है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अगेन पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, वर्धमान महावीरा अटेंड द ओमनीसाइंस या केवल्य जिसको बोला जाता है, थ्रू विच ही कॉन्कर्ड द मिजरी एंड हैप्पीनेस। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। इन्होंने केवल्य, आपको पता है, ज्ञान लिया था, जिसके बाद इनको लगा कि उन्होंने जो दुख है और जो आपको खुशी है उस दोनों पे उन्होंने क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये सही हो सकता है, अभी हम इसको बाद में रखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखा जाए बी वाला, जैनिज्म टाउट 5 डॉक्ट्राइन्स इंक्लूडिंग डू नॉट कमिट वायलेंस, तो यहाँ तक तो सही लग रहा है कि हिंसा नहीं करने के लिए बोला जाता है। डू नॉट टेल अ लाई, अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं तक पढ़ के छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टेप उनको लगा भी सही है, ऐसा नहीं, आपको लास्ट तक देखना है। डू नॉट स्टिल, ये भी बोला गया है। डू नॉट ऑब्जर्व कंटिनेंस, चलो ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं। हिंदी, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आप आंसर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका सही हो जाएगा। डू पॉजेज अ हॉर्ड, अब ये लास्ट वाला जो लाइन है ना, 3 जो वर्ड है वो गलत है इस, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो अपारिग्रह के बारे में था, वहाँ पे नॉन पोजेशन के बारे में बोला गया था, बट ये लाइन जो है वो अगेंस्ट है इस चीज़ के। डू पॉजेज अ हॉर्ड मतलब आप चीज़ों को जमा करो, और चीज़ों को या वस्तु को जमा करने का तो ये कभी इन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं था। इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें, पोजीशन जो है चीज़ों को इकट्ठा करना, अपने आप में गलत चीज़ें हैं, और यही 5 वॉज में इनका डॉक्ट्राइन में ये भी चीज़ें आती थी। तो इसीलिए 3 वर्ड अगर लास्ट का नहीं पड़ा तो आपको ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जब भी ऑप्शन बी को एलिमिनेट करोगे, अब ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो आप, देखो 1 वाले ऑप्शन 1 में भी बी है आपका, 3 वाले में भी बी है एंड 4 वाले में बी है। बी को एलिमिनेट कर दो तो आपके पास एक ही ऑप्शन ही बचता है, वो कौन सा बनता है, सेकंड वाला, ए एंड डी। तो बाकी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर NBPW कल्चर इज एसोसिएटेड विद, अगेन ये भी स्रोत वाला, सोर्सेज वाला क्वेश्चन है। तो ये जो आप बाकी चीज़ें भी रिवाइज कर लेंगे इसके साथ, हो सकता है अगले बार पूछा जाएगा तो आप इसके लिए गलती नहीं होगा। तो NBW जो है वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर कौन से कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, तो मौर्यन पीरियड के साथ है। और यहाँ पे अगर मौर्यन की जगह पे महाजनपद भी आ जाएगा ना, तब भी आप आंसर टिक करके आना, क्योंकि हो सकता है कहीं पे महाजनपद कर दिया था। तो महाजनपद और मौर्यन दोनों के समय पर आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर मिलता था, जिसको हिंदी में भी देख लेंगे। तो और इसके अलावा भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कौन कौन से टाइम पे आपको कौन कौन सा जो है पॉटरी मिला हुआ था, ठीक है। मेसोलिथिक में देखा जाए तो आपको अर्ली कॉड इम्प्रेस्ड पॉटरी विंध्या वाले रीजन में मिला था। नियोलिथिक में जो मिलता है उसको आहार और बनास कल्चर, बनास बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको जो है ऑर्के कलर्ड पॉटरी, जिसको OCP बोला जाए, शॉर्ट में आपको OCP आएगा, तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको व्हील मेड पॉलिश्ड वेयर, ये सब ब्लैक एंड ज्योमेट्रिक वाला चीज़ भी मिलता था। आहार और जो बनास हमने देखा था न्यूलिथिक वाले, इसमें ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता था, जिसको BRW से शॉर्ट से याद रखना। वैदिक वाला पक्का से याद रखना, हो सकता है पूछ दिया जाए। इसमें आपको PGW मिलता था, जिसको पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। हिंदी में देख लेते इस क्वेश्चन को। उत्तरी काल में आपको चमकदार मृदभांड जो है वो, जिसको किससे संबंध रखता है, तो ये मौर्य काल से रखता है, बाकी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे डिटेल में चीज़ों को देखना होता है। अगेन देखो यहाँ पे टर्म्स से पूछ दिया, मैंने बोला ना कि आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते थे। जैसे कि जो श्रेष्ठीन्स होते थे, ये किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो ये प्रोफेशनल जो बैंकर और मनी लेंडर होते थे, जो आपको बैंक का काम करते थे उस टाइम पे, और जो साहूकार होते थे उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता था। फिर आपको शर्तवाह, ये शर्तवाह तो सब शब्द आपने पक्का सुना होगा। शर्तवाह जो है वो जनरली कारवान जो लीडर्स होते थे, जो आपको रथकार होते थे, उनको बोला जाता था। B का 3 है, तो इसमें अब अगेन ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन पे जा सकते हो। C में आपको श्रेणीज एंड गिल्ड्स किसको बोला जाता था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस कंपनीज और मर्चेंट को बोला जाता था। अब ये मनीग्राम जो है, ठीक है, ये आपको अगर कुछ नहीं याद है तो मनीग्राम अपने ग्रामम है, ये साउथ में बहुत ज़्यादा ये वर्ड अभी भी यूज़ किया जाता है, मनीग्रामम। तो ये द कंपनी फंक्शन इन द साउदर्न इंडिया। D का अगर 2 आता है तो भी आप 2 ऑप्शन पे पहुंच सकते थे। तो 50-50 इसमें आपको चांसेस, लेकिन बट ये ईजी है क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी है, इसको हिंदी में आप देख सकते हो आराम से।
अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मिडिवल का जो है वो क्वेश्चन आना शुरू हो गया, मध्यकालीन भारत का भी क्वेश्चन है और प्लस इसमें मॉडर्न का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो फैक्चुअल भी है और थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जनरली क्या हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं और फिर उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। सो इसको भी पढ़ते हैं, देखते कॉमन सेंस से क्वेश्चन सही होता है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है आपको अब इसमें देख लेना कि करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। तो पहला ऑप्शन है द पोर्चुगीज कैप्चर द ड्यू इन 1568 एंड अकबर हैड टू कम इन टच विद द पोर्चुगीज आफ्टर मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। ठीक है, अब ये कॉन्क्वेस्ट हुआ था नहीं हुआ था नहीं पता, बट पोर्चुगीज़ और जो अकबर है उनका जो है रिलेशन अच्छा था, तो इनकी लड़ाई नहीं होगी, इतना आपको दिमाग में रखना है। इनका लड़ाई नहीं हुआ होगा क्योंकि पोर्चुगीज़ जो है वो अकबर के टाइम तक जो है वो डर में थे और वो इस तरह की एक्टिविटी कर ही नहीं सकते थे। ये इनका जो एक्टिविटी है वो मुगल्स को चैलेंज करने का वो जहांगीर के टाइम से शुरू होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट कॉमन सेंस, इसको क्या करोगे, इनकरेक्ट करोगे। नहीं भी आता तो आगे वाला ऑप्शन भी देखते हैं। तो अगर ए आपको समझ में आ गया तो आप 2 एलिमिनेशन कर सकते हो, 1 और 2 को। फिर आप बी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अकबर मेट द पोर्चुगीज इन सूरत एंड वांटेड एस्टैब्लिश अ फ्रेंडली रिलेशन विद देम। अब देखो ए और बी अपने आप में एंटी स्टेटमेंट है। एक तरफ अकबर इनको पोर्चुगीज़ के साथ कैसे लड़ाई हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट फ्रेंडली रिलेशन की बात की जाए तो दोनों स्टेटमेंट तो कभी साथ में सही हो ही नहीं सकते। तो जहाँ भी ए बी है तो वहाँ ए बी तो वैसे साथ में है नहीं, अब दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही होगा कॉमन सेंस से भी। तो बी वाला स्टेटमेंट आपका सही है। सी ऑप्शन देखते हैं। इन 1573 अकबर ग्रांटेड ए पोर्चुगीज ट्रेडर एट कैम्बे एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड एंड इम्पोर्ट बाय देम। अकबर ने ये नहीं किया था। अकबर के टाइम पे इतना ज़्यादा छूट जो है वो किसी को मिला ही नहीं था, किसी भी यूरोपियन पावर को नहीं मिला था। तो इसलिए सी वाला भी आपका गलत है और डी जो है आपका सही होगा। इन 1585 अकबर अपॉइंट एन आर्मी कुतुबुद्दीन खान टू हेल्प द पोर्चुगीज़। तो ये इसलिए आपका बी एंड डी जो है वो स्टेटमेंट सही है और सी और ए गलत है। तो ऐसे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखो 2 स्टेटमेंट अपने आप एंटी स्टेटमेंट यूज़ किया गया, जिसमें एक स्टेटमेंट 50-50 आपको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी में है, इसको हिंदी में देख सकते हो। हु बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। अब कैलाशनाथ टेम्पल 2 टेम्पल है, ठीक है। एक तो आपका जो है एलोरा महाराष्ट्र में है, दूसरा आपका तमिलनाडु में भी है। अब दोनों में से जो अगर पूछा तमिलनाडु वाला पूछ दिया जाएगा तो आपको फिर उसमें अलग से चीज़ें याद करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे पूछा गया एलोरा वाला किसने बनाया है, तो राजकुटास के जो है वो कृष्णा 1 ने बनाया। अब अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा ना चीज़ें तो गलती हो सकता है। यहाँ पे कृष्णा 1 कृष्णा 2 दोनों है। कृष्णा 1 ने आपको एलोरा वाला टेम्पल कैलाशनाथ में बनाया है। या अब इसका हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए कि कैलाशनाथ टेम्पल का जो है वो पैटर्न कैसा है, नगारा स्टाइल में आपको या द्रविडियन स्टाइल में है या वैसारा स्टाइल में है। तो इसका स्टाइल कौन सा है, द्रविडियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है। हिंदी में है, इसको देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थ्योरी ऑफ नॉन यूनिटी और एंड गॉड एंड सोल ड्यूलिज्म या द्वैतवाद जो है इसको किसने डेवलप किया था। थोड़ा और बाकी चीज़ें भी देख लेंगे। सो द्वैतवाद अगर पूछा जाए आपको, गॉड एंड सोल जो आपको भगवान है जो आत्मा है, इन दोनों चीज़ों के बारे में नॉन यूनिटी, तो ये आपको माधवाचार्य ने दिया था। बट यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और भी है, जैसे शंकराचार्य है, ये अद्वैत वेदांता के बारे में बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड याद रखना 1788 से 820 सी में है। रामानुजाचार्य जो है इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में, ये भी सवाल आपको पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि वापस से कुछ रिपीट हो जाए टॉपिक। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो बाकी और दिए हैं ना, जैसे कि निम्बकचार्य है, इनका टाइम पीरियड देख लेना। इनसे इन्होंने कोई फेमस अगर थ्योरी दिया है या कोई बुक दिया है, सिद्धांत दिया है, तो वो भी देख के आप जा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगेन देखो बुक एंड ऑथर से फिर से सवाल मैंने बोला 6 से 7 आपको इसी ईयर वाले में मिल जाएगा, बट अभी और ज़्यादा इसका रेशियो जो है वो बढ़ गया है। बुक एंड ऑथर से पूछा जा रहा है कि अगेन कि कौन सा बुक जो है किसने लिखा है। A.S. अटलकर जो है वो कौन सा बुक लिखते हैं, तो ये द राजकुटास एंड देयर टाइम्स। K.A. नीलकंठ शास्त्री, ये बहुत आपको फेमस ऑथर है और इनका बुक जो है वो आपका कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। सी का आपका 1 है K.N. चौधरी, जो उन्होंने लिखा है आपको द ट्रेड एंड सिविलाइजेशन इन द इंडियन ओशियन। और डी का आपका 4 है द चोलाज, J.N. शंकर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन द पोयम चोलाज रिफर्ड। चोला को पोयम में क्या बोला जाता था, तो ये कबीर किलोन बोला जाता, लॉर्ड्स ऑफ कावेरी बोला जाता था। बट इसके अलावा कुछ और टर्म्स यूज़ किया गया, जैसे कि आपका
वल्वन जो है सैनी के लिए, ये सब टर्म्स किसके लिए यूज़ किया गया, चोला के लिए यूज़ किया गया। और इनका जो चिन्ह था, प्रतीक था, वो क्या था, टाइगर था आपको। चोला, चेरास, पांड्या, इनको तीनों को साथ में मोवेंदर बोला जाता था। ये भी सवाल पूछा गया था ऑलरेडी आपके एग्जाम में। बाकी ऑप्शन में जैसे कि अब मन्नार है, केरला केलवम है, ये सब थोड़ा सा उसको सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो। हु वॉज द एडिटर ऑफ अमृत प्रचार पत्रिका। सो अगेन देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको बुक एंड ऑथर से पूछा जा रहा है। एडिटोरियल वाला सेक्शन आपको न्यूज़पेपर अच्छे से देख के जाना, कौन सा न्यूज़पेपर कौन एडिट करते थे, या फिर उस अगर कोई फेमस बुक मॉडर्न हिस्ट्री में भी लिखा गया तो वो देख सकते हो। अमृत बाजार पत्रिका अगर देखा जाए तो मोतीलाल घोष ने लिखा हुआ है। और अगर मोतीलाल घोष की और जगह पर ऑप्शन आपको शिशिर कुमार घोष मिलेगा तो भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है। हु वॉज अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब नॉट नहीं देखोगे तो गलती हो जाएगी, यहाँ पर नॉट पूछा गया है। नरेंद्र देव जो है वो आपको सोशलिस्ट से जुड़े हुए हैं। मीनू मसाइन जो है वो भी आपको सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन वाला भी सोशलिज्म से। सी राजा गोपालाचार्य जो है ये सोशलिज्म से नहीं जुड़े हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा बनाया कब गया था, तो ये 1936 में बना हुआ। तो ये हो सकता है कि आपको ईयर पूछ दिया जाए, तो ईयर भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, आपको अगेन बुक एंड ऑथर से पूछा गया है। अरेंज इसको क्रोनोलॉजी में मेंटेन करना है। अब ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर थोड़ा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाओगे। अब लेट्स सी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहला जो है ऑप्शन है वो शंकराचार्य रोट अ फेमस कमेंट्री ऑन ब्रह्मसूत्र। अब शंकराचार्य के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, 700 से लेकर 800 सेंचुरी के आसपास है उनका टाइमलाइन। बी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। सी ऑप्शन है रामानुज कमेंट्री ऑन ब्रह्मसूत्र। फिर आपका डी है कंपाइलेशन ऑफ ब्रह्मसूत्र ऑफ भद्रयान। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो आपको चीज़ें नहीं याद होगा, यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा है तो ही क्वेश्चन आपका सही होगा, बट इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। बी जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, ये वैदिक टाइम पे हुआ था आपको काफ़ी, तो वेदास के टाइम पे तो सबसे पहला तो आपको यही ऑप्शन के हिसाब से बन जाएगा। फिर डी जो है आपका कंपाइलेशन ऑफ ब्रह्मसूत्र भद्रयान, ये आपको 4 से 400 से लेकर 450 के आसपास है टाइम पीरियड इसका। देन ए वाला जो है वो शंकराचार्य का है जो कि 8th सेंचुरी में है, और जो आपका सी रामानुजम वाला है वो आपको 11th से 12th सेंचुरी के आसपास है। सो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की बातें हैं, तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान देखना, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन नहीं है उसमें ज़बरदस्ती का आपको ईगो पे लेके क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देखो अब ये क्वेश्चन ईजी है क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाले में आपने पोर्शन में पढ़ा होगा, और खासकर एंशंट इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन किसने बनाया था, किसके टाइम पीरियड में, कौन सा डायनेस्टी में बना हुआ था, ये सारी चीज़ें रिवाइज करके जाना। हु एस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो इसको बनाया गया था, कौन किसने बनाया था, धर्मपाल ने बनाया था। और ये कौन से आपको साम्राज्य से रहते थे, तो ये पाल वंश से थे, ठीक है, पाल डायनेस्टी से थे। और पाल डायनेस्टी आपने सुना होगा, जो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल आपने सुना होगा, त्रिपक्षीय जो युद्ध चलता है आपको राष्ट्रकूटाज, प्रतिहारा और पाल में, जिसमें से आपको धर्मपाल का याद रखना है, जो जिन्होंने बनाया था विक्रमशिला, जो कि आपको प्रेजेंट डे बिहार में है। इसके अलावा नालंदा से पूछा जा सकता है, तो नालंदा को किसने बनाया था, कुमारगुप्त वन ने बनाया था। ये गुप्ता जो आपको साम्राज्य से अपना संबंध रखते थे। ओदंतपुरी नहीं पूछा गया, मे भी पूछा जा सकता है। ओदंतपुरी को बनाया था गोपाल ने, और ये भी बिहार में ही है। और ये भी जो है गोपाल जो है वो फाउंडर माने जाते हैं किसके, पाल वंश के। हिंदी में लिखा हुआ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अब देखो ये मॉडर्न का क्वेश्चन है। सर रिचर्ड स्ट्रैचे कमीशन वॉज एस्टेब्लिश, ये आपको जो भुखमरी और जो आपको 1880 में आया था। अब ये फैक्चुअल, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो बनाओ, नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इसमें क्या होता है तुक्का आपका काम नहीं करेगा। अब ये पूछ दिया गया कमीशन, तो कमीशन सारे पढ़ के जाना। जनरली आपको जो भी कमीशन अगर पूछा जाए, एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है तो वो पढ़ के जाओ। इसके अलावा अगर आपको मिलिट्री से कोई कमीशन जुड़ा हुआ, आर्मी से जुड़ा हुआ, तो वो सारी चीज़ें कमीशन एक जगह आपको मिल जाएगा, उसको रिवाइज करके जाना। अगेन देखो बुक एंड ऑथर से सवाल पूछा गया कि किसके बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, थ्योरी किसने कौन सा प्रपोज किया है। सो ट्रिग्नोमेट्री, पाई, डेसिमल का वैल्यू आर्यभट्ट ने दिया था, ए का 1 हो जाएगा। जो रूल्स ऑफ, ये तो बहुत इजी है, रूल्स ऑफ गवर्निंग संस्कृत, तो जो संस्कृत ग्रामर के बारे में अगर पूछे, अष्टाध्यायी बुक ही है इनका, पाणिनि का, तो बी का 2 हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल थॉट इन बृहद संहिता, ये आपको भरतमुनि ने लिखा है। और अलजेब्रा एंड
क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, वापस से हो सकता है कि इसमें या वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाएगा या मैच द फॉलोइंग में, या फिर क्रोनोलॉजी बनाने के लिए आ जाएगा कि कौन सा किताब जो इसमें से पहले लिखा गया, कौन सा ऑथर पहले आए थे। तो ये सारे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सॉल्व करके जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग। देखो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब क्रोनोलॉजिकल भी ऐसा पूछा जा रहा है कि आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल पहले हुआ था कि, अब यहाँ पे देखो अगर आपने चोला और जो साउथ इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। इसलिए गलती नहीं होगा कि चोला, आपको दो तरह का चोला आपने सुना होगा, एक तो संगम के समय काल में थे, दूसरा आपको 9th से 10th सेंचुरी के बीच में आपको इमर्ज होता है चोला एम्पायर वापस से। सो ये 9th से 10th सेंचुरी वाला चोला के बारे में पूछा जा रहा है। तो 9th से 10th जो आपको चोला है उनको बोला जाता था इम्पीरियल चोला, और इनके जो फाउंडर थे, इसके जो संस्थापक थे, उनका नाम था आपका विजयलाय। ठीक है, अब इसके फाउंडर का नाम अगर आपको याद है तो इसका मतलब है कि बी पहला आना ही आना चाहिए, क्योंकि यही फाउंडर है, इन्होंने ही आपको जो है इसकी स्थापना की थी। सो बी कहाँ कहाँ पहले आ रहा है, 3 में और 4 में आ रहा है, ऑप्शन 3 और 4 में आ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, राजा अटैक द क्यूलिन। ठीक है, तो इन्होंने पहले जो कोई भी जो आपको राज करने के लिए आता है तो सबसे पहला उसका अटैकिंग पॉलिसी होता है, पहले वो अटैक करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को स्टैब्लिश करना शुरू करता है। तो इन्होंने अटैक 1985 में किया था, तो डी हो जाएगा, बी के बाद डी आएगा। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपको जो है राजा ने ही करवाया था, बट इसको बाद में करवाया था, तो ए हो जाएगा। उसके बाद सी वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा, जो राजेंद्र है, क्योंकि राजा के बेटे हैं राजेंद्र, उन्होंने गंगाई कोंडाचूलापुरम बनाया था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जो अगर बहुत डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है तो। इन 1921 गवर्नमेंट अपॉइंटेड द फिजिकल कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये इब्राहिम रहमतुल्लाह के अंदर में जो है इसको किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना, क्योंकि ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें आपको थॉमस हॉलैंड, लॉर्ड बेरिंग, विलियम डिग्वे, अब ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपको कौन लग रहे हैं, ब्रिटिशर्स के लग रहे हैं। तो इसमें एक यूनिक अलग से अगर लग रहा है तो आपको इब्राहिम रहमतुल्लाह लग रहा है। ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी 3 होगा। हिंदी में भी है, हिंदी में देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पे बना हुआ है, कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को बनाते हैं। जो का खंडरीय महादेव टेम्पल है, ये कहाँ पे आपका खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में है। लिंगराज टेम्पल ये कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। और भुवनेश्वर ऑप्शन उड़ीसा तो लिखा नहीं है, तो लिंगराज का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भुवनेश्वर हो जाएगा। बुद्धिस्ट टेम्पल, ये तो एकदम कॉमन सेंस लगाना है कि बुद्धिज्म के लिए बोध गया बहुत ज़्यादा फेमस है। सी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें आप 2 ऑप्शन पे तो ऐसे ही आ जाओगे। सुचिंद्रम टेम्पल जो है वो कहाँ पे आपका, तो ये ट्रेवनकोर में है, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहारा, जो गुर्जर प्रतिहारा, आप देखो ये क्वेश्चन ऐसे गलती नहीं, तो सीधा सा क्वेश्चन है। ट्रिपाटाइट ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहारा जो है उनका पहला। अब यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, वैसे क्वेश्चन में भी ड्रॉप किया गया, जो भी हो। इनका दोनों कैपिटल उज्जैन और जो है कन्नौज दोनों माना जाता है। उज्जैन पहले इनका कैपिटल था, और जब ये जीतते हैं तो फिर ये कन्नौज ये कैपिटल को बनाते हैं। मान्यखेत जो है किसका कैपिटल था, तो ये राष्ट्रकूटाज का कैपिटल था। थानेश्वर जो ऑप्शन में दिख रहा है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। थानेश्वर कैपिटल किसका था, हर्षवर्धन का था अर्ली, बट उसको कन्नौज बाद में किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में है, हिंदी में देख सकते हो। देखो अगेन क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, वैसे तो ये सॉल्व किया हुआ है। यही ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर और ज़्यादा आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाऊं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।